नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। आम आदमी को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती समेत कई अहम फैसले लिए हैं। महंगाई पर इससे काबू पाने में मदद मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों पर इन फैसलों का सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट में कहा है कि इससे आम लोगों का, आम नागरिकों का जीवन आसान होगा। जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी राहत है, वो ये कि पेट्रोल की कीमत आज से तकरीबन 9.5 रुपए कम हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में तकरीबन 7 रुपए की कमी आई है। उत्तराखंड के लोगों को भी इन फैसलों से बड़ी राहत मिली है। तो इस सब पर बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार के इन फैसलों का किस तरह से लोगों के जीवन पर असर पड़ने जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक प्रकाश सुमन ध्यानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रशेखर सेमवाल जी, जो उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव रह चुके हैं और वित्त मामलों विभाग में रह चुके हैं। तो आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आम आदमी के लिए ये फैसले फिलहाल बड़ी राहत देने जा रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए। तो सबसे पहले ध्यानी जी, आपसे बातचीत करेंगे कि ये जो फैसले हैं पेट्रोल डीजल और जिसका असर अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत सारे सेक्टर्स पर पड़ता है, तो इससे आम आदमी किस तरह से अपने लिए राहत महसूस करने की उम्मीद करे? देखिए, ये फैसले कितने इम्पोर्टेंट हैं, इससे इस बात से पता चल जाता है कि खुद प्रधानमंत्री इस पे ट्वीट कर रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने, कल मैं देख रहा था कि 12 बार ट्वीट किया उन्होंने। तो ये कितने इम्पोर्टेंट फैसले हैं और पूरे देश में स्वागत हो रहा है। जनता उम्मीद कर रही थी कि राहत मिलेगी, बहुत दिन से उम्मीद कर रही थी। लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन सरकार की भी अपनी दिक्कत थी। कोविड ख़त्म हुआ था कि यूक्रेन और रसिया का वार हो गया, और इंटरनेशनल मार्केट में ओपेक ने भी और रसिया ने भी, तो बड़ी एजेंसीज हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट करती हैं, उन्होंने अपना उत्पादन कम कर दिया और रेट बढ़ गए। यानी जो एक बैरल कुछ दिन पहले $106 का था, अभी 10-15 दिन पहले अब वो $113 का रसिया दे रहा है जी। तो ये सरकार की दिक्कत थी कि खरीद महंगा रहे थे, लेकिन सरकार को ये बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि दबाव भी था जी। और ये कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार ने इसको समझा। अच्छी बात यह है कि जनता की चाहत को, जो भी दबाव सरकार पे रहे हों, लेकिन जनता की चाहत को सरकार ने सुना। इससे ये प्रतिध्वनित हुआ कि सरकार संवेदनशील भी है और जनता की सुनती भी है। कितनी भी मजबूरियां हो, जनता को एडजस्ट करने के लिए सरकार पूरा कोशिश करती है। और केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे पैसे कम नहीं हुए जी। देखिए, उत्पाद शुल्क कम हो गया प्लास्टिक प्रोडक्ट से, और इस्पात, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई, उस पर फर्क पड़ा। और जो उर्वरक पे, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बढ़ा दी, यानी 1.10 लाख करोड़ का जो कर दिया है। कुल मिलाकर के यदि आप प्लास्टिक उत्पाद के इंपोर्ट ड्यूटी का लगाएं, या आप स्टील के कुछ प्रोडक्ट के इंपोर्ट ड्यूटी का, जो रॉ मटेरियल है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी का लगाएं, या और जो खाद्यान्न पे या फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी दी उसका लगाएं, तो कुल मिला के करीब 300-400 करोड़ का राजस्व सरकार को कम होता है जी। और लेकिन मैं एक इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा कदम है और साहसी कदम भी है सरकार का, और सरकार को डरने की जरूरत भी नहीं है। जितनी इकोनॉमिक्स हम समझते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ ही महीने पहले सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेट सेक्टर का कम किया था। और कारपोरेट सेक्टर का कम किया था तो लोगों को लग रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा सरकार शायद कम करेगी, ऐसा हुआ नहीं। और सरकार का राजस्व भी कम नहीं हुआ। क्यों? कि जैसे ही कारपोरेट को छूट दी, वैसे ही इन्वेस्टमेंट आ गया। इन्वेस्टमेंट आ गया तो रोजगार आ गया, रोजगार आ गया तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो इन्वेस्टमेंट आ गया, और बाजार फ्लोरिश करने लग गया। और कोविड के बाद जो एक लिथार्जिकनेस बाजार में आ गई थी, उससे वो लिथार्जिकनेस कम हुई। हमारा जीडीपी भी बढ़ा है। अब ठीक है कि कोविड से पहले की स्थिति में जाने में अभी समय लगेगा। हमारा जीडीपी भी बढ़ा है, हमारा जो है पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है,
ये जरूर है कि अभी जो है कोविड की वजह से, फिर वार की वजह से फॉरेन जी बहुत सारे बाहरी जो तत्व हैं वो भी प्रभाव दे रहे हैं आर्थिक हालात को देखते। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी सरकार और मेजरमेंट उठाएगी और कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा और कदम शायद सरकार आने वाले समय में फिर उठाएगी। पहला कदम हम देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सेमवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से केंद्र ने अपने उत्पाद शुल्क में कटौती की है इन पेट्रोलियम पदार्थों पर, और उसका जो रेट जो अब मार्केट में है, जैसे उत्तराखंड में अब पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ गया है, डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ गया है, तो ये जो फर्क कैसे पड़ता है जो उन्होंने अपनी उत्पाद शुल्क में कटौती की, फिर उपकर कम हुए, फिर जो राज्य सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो अपने वैट में कमी करें? ये जो महंगाई बढ़ रही थी, इसका खास तौर पे जो इसमें बढ़ोतरी हुई वो यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से, ये ग्लोबल एक फिनोमिना है जिसकी वजह से हम भी प्रभावित हुए हैं। और पिछले करीब 15 महीनों में ये महंगाई इन्फ्लेशन रेट लगातार डबल डिजिट्स में जा रहा था, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो भी 2014 के बाद पहली बार उसमें इतनी राइज आई थी जी। तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट ये था कि सभी जनता को रिलीफ देने का एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण तो गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही सुंदर स्टेप है जिसकी कि सभी जगह प्रशंसा हो रही है। और इससे आज आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे वाहनों की भी भीड़ एकाएक बढ़ गई, और वो लोगों को एक बहुत सभी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने वाला कदम है। 100 यहाँ पे देहरादून में भी मैं देख रहा था कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो उनमें करीब 10 रुपए की कमी आ गई है जी। और ये गवर्नमेंट ने जो रिडक्शन किया है ये स्पेसिफिक एक्साइज पे किया है, वो 8 रुपए का पेट्रोल पे और 6 रुपए का डीजल पे, लेकिन रिजल्टेंट इफेक्ट उसका कंज्यूमर के लिए ज़्यादा हुआ है जी। क्योंकि एड वैलोरम जो स्टेट्स कॉस्ट पे लेती हैं और वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने दिया है वो यूनिट बेस्ड दिया है, और यहाँ पे कॉस्ट बेस्ड होने की वजह से जितना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटाया है उससे ज़्यादा का रिलीफ कंज्यूमर को जा रहा है। और केवल जैसा कि ध्यानी जी ने कहा कि केवल फ्यूल प्राइसेस ही कम नहीं हुई हैं, अभी तो उज्ज्वला के जो वो भी एक बहुत पायलट प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, तो उसमें जिसमें कि फ्री ये गैस कनेक्शंस दिए गए थे, तो उनको भी 200 रुपये की सब्सिडी का इसमें प्राविधान है। इसके अलावा प्लास्टिक पे, आयरन एंड स्टील पे, तो ये एमएससीज को भी, और जो बड़ा सेक्टर है क्योंकि फ्यूल और इसका रिजल्टेंट इफेक्ट तो सभी चीज़ों पे पड़ता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन महंगे होने की वजह से, चाहे आपकी साग सब्जियां हों चाहे आपके खाद्य पदार्थ हों, तो रिजल्टेंट इफेक्ट सभी पे इसका रिडक्शन का एक पूरा सभी माने समाज का हर वर्ग इससे लाभान्वित होगा जी। और ध्यानी जी, जिस तरह से अब केंद्र सरकार ने भी राज्यों से आग्रह किया है कि वो भी वैट में कमी करें पेट्रोलियम उत्पादों पर, जिससे कि कीमतों में और कमी आए और लोगों तक और राहत पहुंचे, क्योंकि कमी तो हुई है लेकिन अभी लोगों तक वाकई में जो राहत पहुंचानी है उससे कुछ और गुंजाइश बनती है, जिसके लिए केंद्र ने भी आग्रह किया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब केंद्र ने कर दिया तो प्रदेश सरकारों को भी अब सोचना चाहिए इसमें, और कल्याणकारी सरकारों का काम ही यही होता है कि जब जनता विपत्ति में हो तो तब वो जनता को राहत दे, अपने और खर्चों में कटौती करके भी, नॉन प्लान के खर्चों में कटौती करके, और ये कम से कम ये बहुत बड़ी महंगाई के, सदी की सबसे बड़ी महंगाई के ऊपर हम जा रहे हैं और बेरोजगारी के ऊपर जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब प्रदेश सरकारों को भी थोड़ा राहत देनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा प्रदेश सरकारों के राजस्व में इससे फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि प्रदेश सरकारों के राजस्व में उतनी, जैसे अभी सेमवाल जी कह रहे थे कि लाइन लगी हुई है, उतना तो बिक्री बढ़ गई उनकी, तो जो टोटल राजस्व प्रदेश सरकारों का कम नहीं होगा, फिर जो है जो वहाँ के प्रतिकर से ये तो इतना इफेक्ट जो केंद्र सरकार ने बढ़ाए
कम करे 8 रुपए और फर्क बढ़ा 9 रुपए 50 पैसे का। उसका कारण उपकर का है और उसी अनुसार प्रदेश सरकारों को भी उसमें फायदा होगा। तो जो फायदा प्रदेश सरकारों का होगा या 2-3 रुपए कम करने से प्रदेश सरकारों को बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकारें कुछ ने किया भी है 1-2 जगह ने, और उनको करना चाहिए, और जनता ये अपेक्षा भी प्रदेश सरकार से कर रही है। से भी हम उम्मीद कर रहे होंगे कि कमी की जाएगी। अब यहाँ तो देखिए डीजल जो है बहुत बड़ा आइटम है उत्तराखंड में जी, क्योंकि यहाँ सड़कें जीवन रेखा है और सारा सामान जो इंटीरियर तक जाता है वो ट्रकों के द्वारा जाता है। ट्रकों पे डीजल लगता है। आदमी को तो पेट्रोल महंगा होगा तो अपनी गाड़ी कम चलाएगा, लेकिन खाना तो खाएगा, और खाना ट्रक में जाएगा तो ट्रक भी खाता है, वो खाता है डीजल खाता है जी। तो वो फर्क पड़ेगा और प्रदेश सरकार को तो बहुत फर्क पड़ेगा। जो महंगाई है वो ऊंचाई पे जा रही थी, और अब मैं ये भी सरकारों से, प्रदेश सरकारों से जरूर कहूँगा, क्योंकि ये मॉनिटरिंग केंद्र के नहीं प्रदेश सरकारों के पास होती है, कि जो कम हुए प्राइसेस उन प्राइसेस का फर्क जो है जनता तक जाए, तब बात है। इसके लिए जबरदस्त मॉनिटरिंग प्रदेश सरकारों को करनी पड़ेगी, अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, और जनता तक कितना फायदा जा रहा है इसके भी आंकड़े रखने पड़ेंगे। क्योंकि जो ये उद्देश्य है इस पूरी कवायद का कि वो यही है कि हम जनता को किस तरह से फायदा पहुंचा सके, और यहाँ पर हम लोग, आम लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं केंद्र सरकार के इस फैसले का। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ और जिससे जो हमारी खाद्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत पे सीधा असर पड़ेगा, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इस समय दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से जूझ रही है। भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास है, और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या स्थिति है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, पूरे यूरोप में महंगाई बढ़ी हुई है। इंग्लैंड में 10% के आसपास है, अमेरिका से हम लौट के आए तो फूड इन्फ्लेशन 9.5% के आसपास है। तो इस दुर्धर्ष परिस्थिति में भी जनता को कैसे राहत दी जा सके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत उदारता के साथ यह परिचय दिया है। चूंकि अब 2014 अक्टूबर के बाद पेट्रोल या डीजल पर सरकार मूल्यों को निर्धारित नहीं कर सकती, केवल एक ही तरीका है कि वो अपने टैक्स को कम कर दे। तो एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करके उन्होंने इस परिस्थिति में जनता को राहत देने का यह कार्य किया। काफ़ी एक अच्छा निर्णय लिया गया है। तेल जो सस्ता हो गया तो इससे सभी का जीवन यापन में एक अच्छा एक राहत मिलेगी, और मैं सोचता हूँ इसी से सारे साधन जो घर पे हमारा खरीदता है, सब्जी और राशन, सब चीज़ों में रेट कम हो जाएंगे, ये एक उम्मीद है। तेल जो है वो सस्ता होने की वजह से हम लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो मतलब काफ़ी थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक तरह से ये लगा लो कि दैनिक जैसे वेजेस सिस्टम पे जो है हम लोग काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा भारी हो जाता है अगर प्राइस इंक्रीज़ हो। तेल के दाम सस्ते होने से हमें काफ़ी मदद मिल रही है। आजकल जिस तरह से तेल महंगा हो रहा था तो हमें कॉलेज कई जगह बस में, कभी कभी पैदल जाना पड़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सस्ता हो गया है तो इस वजह से हमें थोड़ा मदद मिल रही है। और जो तेल हमारा 7 दिन चल रहा था अब वो थोड़ा 8 दिन चल सकता है। तेल सस्ता होने से जनता को लाभ है। जो मजदूर आदमी जाते हैं ड्यूटी पे या काम पे, उन्हें फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है इससे। तेल की कीमत कम होने से सवारियों को भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा आम जनता को है कि जिससे महंगाई कम होगी। जी, तो सेमवाल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अभी आप भी यही कह रहे थे कि जो सबसे बड़ी बात है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो हमारे घर का जो रसोई की बात है, जो दूध डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो जिसका सीधा संबंध फिर आपकी सेहत से है, तो जो ये महंगाई है वो कैसे मध्यम वर्ग, पिछड़ा जो गरीब तबका है, आर्थिक तौर पर कमजोर तबका है, उसको किस तरह से प्रभावित कर रहा है, तो कैसे उनके जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके। तो ये जो खुदरा वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आएगी, हम कैसे उम्मीद करें, और ये क्या गणित होगा कि जब कमी की गई है कीमतों में, तो कब तक वो रिफ्लेक्ट करेगा जो अन्य आवश्यक वस्तुएं उनकी कीमतों में। इसको देखिए, मैं आपको
एक जो NSO के आंकड़े हैं, जो सांख्यिकी विभाग है केंद्र सरकार का, वो उससे मैं देख रहा था, तो महंगाई जो पिछले 115 महीने में जितनी बढ़ी 2011 से लेके और अप्रैल 11 से लेके नवंबर 2020 तक, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ थी तो वो 125 की हो गई जी। लेकिन उसके बाद के 17 महीनों में वो चीज़ 125 से 150 की हो गई। तो जहाँ 115 महीने में 25 रुपये का राइज हुआ, वहाँ इधर 17 महीनों में 25 रुपये का राइज हुआ। और इससे इस पर रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बहुत सुंदर कदम उठाया। और हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी गवर्नमेंट तो पहले भी रिलीफ दे चुकी है। वैट का जो रेट है हमारे यहाँ, वो अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। आज की तारीख में हमारा वैट रेट 16.97 तो पेट्रोल पे है और 17.15 डीजल पे है। और जबकि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पे 19.36 है और हरियाणा में 18.20 है। तो उत्तराखंड तो पहले ही रिलीफ दे चुका है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी तो उत्तराखंड ने रिड्यूस किया था जी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की वजह से जो इस बार यात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो हमारा टूरिस्ट बढ़ गया है, तो अगर हम घटा भी देते हैं तो वॉल्यूम हमारा कम नहीं होगा जी। क्योंकि नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, नंबर ऑफ टूरिस्ट इज गोइंग सो हाई that the volume will still increase and in totality revenue will not be affected by reduction in the rate जी। तो टोटलिटी में हमारी जो किटी है उस पर ज्यादा असर नहीं आने वाला है, जबकि लोगों को राहत मिल जाएगी और लोगों को राहत मिल सरकार पर दबाव कम रहेगा। और कुछ राज्यों में मैं देख रहा था कि अभी भी बहुत है, जैसे केरला ने कुछ घटाया है, लेकिन केरला में रेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, JNK में ज़्यादा है, इवन मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। तो जहाँ अभी भी गुंजाइश है, उन राज्य सरकारों को चाहिए कि जनता को रिलीफ देने के लिए उसको घटाएं। और इसका रिजल्टेंट इफेक्ट अभी 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगी कि जो इन्फ्लेशन का हमारा आंकड़ा डबल डिजिट में जा रहा था, वो बहुत संभव है कि घट के सिंगल डिजिट में आ जाए। कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो दाम में इजाफा तो तुरंत होता है, लेकिन कमी करते में कुछ समय लगता है। वो आपका कहना सही है, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि GDP की दर बढ़े और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। तो वही फोरकास्ट भी है हमारे आगे के लिए, भविष्य के लिए जी। और ध्यानी जी, जो एक बड़ी राहत है जो कि हर घर से जुड़ी हुई है, खासतौर पे जो वो परिवार जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा था, और अगर हम अपने उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों के लिहाज से देखें तो वहाँ तो ये गैस कनेक्शन, ये जो LPG सिलेंडर हैं वो और भी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत बार फिर से वो महिलाएं जो है जलावन की लकड़ी लेने के लिए जंगल जाने जैसे उनके पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो इस लिहाज से जो सब्सिडी 200 रुपये प्रति सिलेंडर दी जा रही है वो बहुत राहत लेकर आएगी पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे हैं राहत देगी, लेकिन पूरे देश का कितना बड़ा वॉल्यूम है, 9 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन है पूरे देश जी। और 9 करोड़ लोगों को 200 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से पूरे साल में 12 सिलेंडर तक उनको सब्सिडी मिलेगी, और यही सरकार पे 69,000 करोड़ का फर्क पड़ रहा है। तो ये लेकिन बड़ा साहसिक कदम है, और आर्थिक रूप से बहुत जो कमजोर लोग हैं उनको उज्ज्वला कनेक्शन है, तो ये बड़ा कदम है सरकार का, और इससे राहत भी मिलेगी। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में, इंटीरियर में हैं लोग, जो कि जिन्होंने की महंगाई की वजह से गैस सिलेंडर जलाने बंद कर दिए थे, वो फिर जलाने के लायक होंगे। और जो उज्ज्वला का जो मकसद था कि लोग LPG सिलेंडर ही इस्तेमाल करें, जो दूसरे प्रदूषणकारी जो लकड़ी है, कल्याणकारी कदम है जी। और मुझे लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा, और सरकार को भी मैं तो समझता हूँ कि इन सरकार को, मैंने जैसे कहा कि टोटल मिला के ये जो कल हुआ शनिवार को जो वित्त मंत्री जी ने किया और जिस पे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया,
जरूर इस समय लग रहा होगा सरकार को कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, लोगों को भी लग रहा होगा कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा जा रहा है वो कम तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार को मैं देख रहा हूँ कि सरकार प्रिकॉशनरी मेजरमेंट भी कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो फर्जी राशन कार्ड है जी, सरकार सब्सिडी बंद तो नहीं कर सकती, लेकिन पर सब्सिडी की जो चोर बाजारी है, जैसे 30,000 अभी तक 30,000 राशन कार्ड तो हो चुके हैं उत्तराखंड में। हाँ जी, तो और बहुत बड़ी पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में वो जो फर्जी राशन कार्ड जी। है, यानी लोगों का कुछ जगह तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो मोटा चावल फ्री में मिलता है उसको बाजार में बेच रहे हैं और लोग मोहल्ले में जा रहे हैं। तो इस चोरी को रोक करके सरकार जो 59 करोड़ हजार करोड़ रुपए या 69,000 करोड़ रुपए का जो भी जा रहा है, वो उसको उस चोरी को रोक देगी तो वो रुक जाएगा। और उसके अलावा जो क्योंकि ये पैसा आएगा ना, तो ये पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। अब इन्फ्लेशन कम होगा तो फिर हमारे रुपए की कीमत बढ़ेगी, रुपए की कीमत बढ़ेगी तो हमारी जो है इंपोर्ट पे जो हमारा डॉलर में जा रहा था वो कम होगा, उधर इन्वेस्टर्स आएंगे तो फिर रोजगार के साधन बढ़ेंगे, तो फिर वो एक चक्र है, जो घूमेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे लगता है, जितनी इकोनॉमिक्स में जानता हूँ, मुझे लगता है कि ये पहला स्टेप है सरकार का, और सरकार अब डिटरमाइन कर चुकी है कि कुछ भी हो जाए, हमने प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, और हमने आज की डेट में चाहे यूक्रेन का और रसिया का युद्ध हो, चाहे कोविड का हो, उसके बावजूद आज जो 3-4 सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है उसमें हिंदुस्तान भी है। और सरकार ने अब लगता है कि तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए हमें इकोनॉमी आगे बढ़ानी है, और जो सरकार का है कि हम विश्व की सबसे जो है आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी होंगे, वो अभी और 3-4 आपको 2-3 महीने के अंदर कुछ और मेजरमेंट दिखाई देंगे। जी, और सेमवाल जी, जो बड़ी बात थी, ये जो प्लास्टिक या लौह और इस्पात पर सीमा शुल्क, आयात शुल्क को कम करने की बात कही गई है, तो इसका असर भी हमारे एमएसएमई सेक्टर पर आका जा रहा है कि जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए फिर वो ज्यादा बेहतर एक मौका होगा। ये उनके लिहाज से बहुत अच्छा कदम हुआ ये। हाँ, बहुत सुंदर कदम है। और एसएमईज के अलावा जो हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर है, क्योंकि इस बीच बिल्डिंग कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई थी, तो आयरन एंड स्टील का खास तौर पे जो रिडक्शन है वो उसमें भी लाभकारी सिद्ध होगा। और जब हम फ्यूल और इसकी बात कर रहे हैं गैस की, तो इसमें यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड के संदर्भ में इलेक्ट्रिसिटी के भी प्राइसेस पिछले कुछ समय में बहुत राइज हुए हैं। तो हमारा क्योंकि जल विद्युत का बहुत बड़ा एक रोल है पूरे कंट्री के परिप्रेक्ष्य में, और अभी हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो द मोर वी विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, द मोर प्रॉस्परस वी विल बिकम। जब हम एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाएंगे, दूसरे राज्यों को देंगे, तो हमारे यहाँ कॉस्ट प्रोडक्शन की कम हो जाएगी। अभी आज की तारीख में उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि जो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो उस क्षेत्र पे भी ध्यान दिए जाने की, जिससे उद्यमियों को राहत मिलेगी और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया। और जहाँ तक ये आयरन एंड स्टील एंड प्लास्टिक का है, तो इससे प्लास्टिक गुड्स एंड ये दोनों चीज़ें जो मध्यम और छोटी इकाइयाँ हैं उनमें एक बहुत मेजर रोल अदा करती हैं, तो उसका जो रिलीफ है और वो डेफिनेटली, और फिर जो उनका माल आयात होगा या जो जाएगा उसके फ्रेट में भी रिडक्शन आएगा। तो कुल मिलाकर के जो उपभोक्ता है उसको एक उस उचित मूल्य पे चीज़ें मिलेंगी जो कि पिंचिंग नहीं होगा। उपभोक्ता और जो उद्यमी हैं, मतलब उनके लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें कि उद्योग जगत को, उद्यमियों को किस तरह से हमको फायदा मिल रहा है, तो वो वहां पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। वहां भी रिफ्लेक्ट करेगा। उद्यमियों का जो उनका प्रॉफिट लॉस हो रहा था, क्योंकि कई उद्यमियों ने इस बीच अपने प्रॉफिट के शेयर को भी कम किया है, तो जिससे कि उपभोक्ता को रिलीफ मिले, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कम करने की। तो वो जो बर्डन वो सफ़र कर रहे थे, वो बर्डन भी इससे रिड्यूस हो जाएगा। जी,
और ध्यानी जी, जो एक और बड़ा फैसला, जो बड़ी राहत अगर हम कहें किसानों के लिहाज से आई है, क्योंकि इस समय हमने देखा कि चारे का भी एक तरह से संकट जैसी स्थिति बताई गई और किसानों को खाद में सब्सिडी, जो खेती की लागत कम करने वाली बात होती है, जैसे कि कम जीरो बजट खेती की हम बात करते हैं, हम उत्तराखंड में भी बात करते हैं, तो जो हमारे मैदानी जिले के किसान हैं खासतौर पर उनके लिए और पर्वतीय क्षेत्र में भी जो खाद की सब्सिडी है वो बहुत किसानों को राहत पहुंचाने जा रही है। बिल्कुल, फर्टिलाइजर का तो बगैर तो अब खेती होती नहीं जी, और यदि हमने और खेती का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें फर्टिलाइजर अच्छी क्वालिटी के देने पड़ेंगे। और फर्टिलाइजर का अब कुछ इंटरनेशनल बेसिस पे भी हुआ है और केंद्र ने और प्रदेश सरकारों ने मिल के भी किया है, तो फर्टिलाइज़र का अभी किसानों को और राहत शायद सरकार देगी, क्योंकि इस बार जो गेहूं की खरीद है वो पहले से कम हुई है। और एक पूरे विश्व के अंदर इस समय जो ग्लोबल संकट हो गया है यूक्रेन और रसिया वार की वजह से, क्योंकि रसिया और यूक्रेन गेहूं के बहुत बड़े निर्यातक थे। हिंदुस्तान का नंबर तो 8वां आता है उस निर्यात करने वाले में, हम बहुत ज़्यादा करते भी नहीं है और सबसे ज़्यादा जो निर्यात करते हैं वो बांग्लादेश को करते हैं। तो इस बार आपने देखा होगा कि सरकार ने अपना जो गेहूं का निर्यात था वो बंद कर दिया है। तो और अभी वार खत्म होने का तो कुछ लग नहीं रहा है, और यदि वार खत्म होने का कुछ नहीं लगेगा तो सरकार को खेती पे ध्यान देना पड़ेगा। आज भी पहले 75% लोग खेती पे निर्भर थे, आज भी 60% से ऊपर लोग खेती पे निर्भर हैं। खेती पे सरकार इसका मतलब ध्यान दे रही है और सरकार को भी लग रहा है कि अब इंपोर्ट कहीं से नहीं हो सकता। यदि अकाल पड़ जाए, कुछ हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो हम तो अब कहीं तो सरकार इस पे अब खेती के उत्पादन पे ध्यान दे रही है, इससे ये लगता है मुझे। और इसके अलावा जो मैं इतना ज़रूर और एक बात कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जो सरकार का भी है और सरकारी नौकरियां कम हैं जी, और अब सरकार को जो नौकरियां हैं वो बढ़ानी भी हैं। और लेकिन दो बड़े सेक्टर हैं रोजगार के, एक तो रियल एस्टेट का सेक्टर है, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा स्लम्प है और इसलिए अभी जो सीमेंट पे या स्टील पे सरकार ने राहत दी है, उस राहत की वजह से शायद रियल एस्टेट बढ़े तो रोजगार का बहुत अवसर होता है। बहुत बड़ी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मजदूर उस पर लगते हैं, उनका परिवार चलता है, इकोनॉमी रनअप होती है, वो बहुत बड़ा काम किया। और दूसरा एमएसएमई का है। एमएसएमई पे भी पहले कोविड की मार से और अब ये वार की वजह से, महंगाई की वजह से और पैसा बाजार में इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, उसकी वजह से एमएसएमई पे बड़ी मार थी। मुझे लगता है कि जो प्लास्टिक पे या इंपोर्ट पे उन्होंने कोशिश करी है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करके उसे एमएसएमई में बड़े रोजगार आएंगे, जो स्वरोजगार जिसे कहते हैं। और जो वैसे रोजगार हैं जो कि लेबर का रोजगार है, वो जो है रियल एस्टेट से आएगा। तो सरकार ने अपने इस फैसले में जो 7-8 फैसले कल दिए सरकार ने, उसमें रियल एस्टेट को जो रोजगार का बड़ा साधन है और जो स्वरोजगार का सबसे बड़ा साधन एमएसएमई है, दोनों को प्रोत्साहन दे रखा है। तो मतलब महंगाई एक तरफ कम होती है, दूसरा रोजगार स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल जी। और ये जो हम कहीं कोई इस बात की आशंका तो नहीं लगती कि इससे विकास परियोजनाएं प्रभावित होंगी, क्योंकि ये तो विकास को, जैसे अभी ध्यानी जी की कह रहे थे कि एक सर्कुलर मूवमेंट में है कि हर चीज जुड़ी हुई है, तो विकास परियोजनाएं भी आगे बढ़ेंगी इन फैसलों से। बिल्कुल बढ़ेंगी। और जैसा आपने कृषि क्षेत्र की बात की, तो एक तो डीजल से कृषि क्षेत्र को लाभ होने जा रहा है, जो रिडक्शन हुआ है डीजल के कॉस्ट में। दूसरा यह है कि किसान का, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि हमें उनकी आय दुगनी करनी है, तो ये जो हमारा गेहूं का स्टॉक है, इस पे विचार करने की आवश्यकता। अभी भी हम सरप्लस, बहुत हम पे स्टॉक है गेहूं का, हम दुनिया को खिला सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने करीब 50,000 टन गेहूं कुछ समय पहले अफगानिस्तान को दिया भी है। लेकिन अब ये 2018 से पहले जो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के प्राइस थे, वो हमारे प्राइस के मुकाबले मैंने एक्सपोर्ट करना उस समय हमें बेनिफिशियल नहीं था। अब आज की तारीख में बेनिफिशियल है जी। तो इकोनॉमी की दृष्टि से ये इकोनॉमिस्ट को इस पे डिसीजन लेना चाहिए कि हम कंप्लीट बैन करें या उसमें से कुछ जो हमारा सरप्लस स्टॉक है उसमें से हम कुछ एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि कई देशों में भुखमरी के हालात हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे मेरा अपना मानना है कि
थोड़ा सा हमारी किसानों को भी बेटर वो मिलेगा रेम्यूनरेशन, और इकोनॉमी भी हमारी स्ट्रेंथन होगी। जी बिल्कुल। तो आपसे भी मैं एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। तो ये जो पूरा फैसला है और ये भविष्य में भी जिस तरह से आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि संभावित है कि कुछ ज्यादा बड़े आर्थिक सुधार हमें दिखाई देंगे, हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि इससे लोगों को सरकार पे विश्वास बढ़ा है कि लोग चाह रहे थे और लोग सोच रहे थे कि महंगाई कम कैसे होगी, लोग चाह रहे थे बाजार में पैसा कैसे आएगा, दुकानों में काम कैसे बढ़ेगा, फैक्ट्रियों में काम कैसे बढ़ेगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा। और आजकल मॉडर्न इकोनॉमी एक सर्कुलर है जी, ये वो सर्कुलेशन में चलता रहता है, इधर का उधर उधर का उधर चलता रहता है। और सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और मैं इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैंने कहा कि हमारी सरकारें यहाँ भी कोशिश कर रही हैं और केंद्र की सरकार से भी हमारी तो इकोनॉमी उत्तराखंड की पूरे केंद्र पे चलती है जी। और मुझे लगता है कि जैसे ही डीजल के दाम कम हुए, अब पहाड़ों में जो इंटीरियर के क्षेत्र जो महंगाई से, खासकर सब्जियों की महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब डीजल के रेट कम होने से ट्रांसपोर्टर अपना पैसा कम करेंगे और अब उनको राहत मिलेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि जो इन्फ्लेशन दर है उनके इस मेजरमेंट से, जो कि 13 पॉइंट तक चली गई थी और जिसको कि इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि अगले 6-7 महीने में 6 पॉइंट पे आ जानी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि इससे उससे फर्क पड़ेगा। और जो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गया था हमारे यहाँ, इन मेजरमेंट से शायद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी फिर बढ़ेगा, इसकी हमें उम्मीद करनी चाहिए। जी, तो पूरी उम्मीद है कि आम लोगों को, उद्यमियों को, छोटे उद्यमियों को और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये जो फैसले हैं वो बहुत कारगर साबित होंगे। आप दोनों स्टूडियो में आए और हमसे ये चर्चा की, हमारे दर्शकों से संवाद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये जो बातचीत थी केंद्र सरकार के अहम फैसलों को लेकर, आर्थिक सुधारों को लेकर, किस तरह से आम आदमी पर महंगाई का बोझ थोड़ा कम होगा, उद्यमियों को, खासतौर पर छोटे उद्यमियों को किस तरह से बड़ी राहत मिलने जा रही है, इस सब पर। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।